अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा, आप लोगों के आज मैं आगे से काम स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले चैप्टर 4 तक हम एमसीक्यू सारे देख चुके हैं। मैंने आपसे कहा हुआ है पहले से कि मैं सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा, मैं उसके अलावा कुछ नहीं करवा रहा। सेक्शन बी और सी ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैंने जब सारा थ्योरी पढ़ा दिया है तो ये दोनों पोर्शन आपने खुद आंसर करने। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और मैंने साथ साथ गाइड किया भी है। जो आपके सेक्शन डी यानी कि किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स थे तो जाहिर है मैंने सारे न्यूमेरिकल्स करवाए, तो सारा रिकॉर्डेड डाटा आपके पास मौजूद भी है। अब आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 से ऑनवर्ड में पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 आपके पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आपके पास वैसे तो टोटल 7 स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़े। इस चैप्टर के अंदर आपने 5 या 6 स्टेज पढ़े, तो 5 बल्कि 6 स्टेट्स को हमने डिस्कस किया हुआ है। और अब 7th स्टेट में भी काम हो रहा है। ये सारी बातें मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर सारा बता चुका हूँ। अब आपके फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर गिवन है, उनको डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यूज पे आ जाए। पहला आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस फास्टर। तो आपके पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जब टॉपिक पढ़ा रहा था, या वैसे ही मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी या स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो जो भी आपको आसान हो समझना उस तरीके से समझ लें। यानी कि जितनी भारी गैस होगी उतना आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और जितनी हल्की गैस होगी उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। अब आपके पास एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है। वजन कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, मॉलिक्यूलर वेट गिर रहा है, कम हो रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ रहा है। तो अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटेस्ट गैस है, तो इस वजह से सबसे जल्दी ये डिफ्यूज हो जाएगी। और वहीं पे अगर हम बात करें क्लोरीन की तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के बाद आता है, फिर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है। अच्छा, हीलियम भी है तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। तो हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट है, फिर हीलियम, फिर फ्लोरीन और एंड में क्लोरीन। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है सबसे जल्दी वो डिफ्यूज होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन करेक्ट है। नेक्स्ट है द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें होना चाहिए। ये एज इट इज आपके टॉपिक में लिखा हुआ है, अगर आप अपनी किताब में पढ़ेंगे, बुक रीडिंग करेंगे तो आप पर ये जुमला लिखा हुआ है। और अगर नहीं भी समझ आता मैं समझा रहा हूँ। वेपर प्रेशर आपका लिंक कर रहा था कि कोई भी आपके पास कंटेनर है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं कंटेनर ले रहा हूँ, इसको मैंने अगर यहाँ से फिक्स कर दिया, बंद कर दिया है, और यहाँ से कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकता, तो इधर लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसेस फॉर्म में आएंगे, और वही गैसेस फॉर्म जब वापस कंडेंस होके लिक्विड बनेंगे तो बीच में एक इक्विलिब्रियम आता है के ऊपर इस जगह पर सिर्फ गैस पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल होते हैं, और इस जगह पर लिक्विड होता है जो आपके गैस यानी वेपर प्रेशर अप्लाई करता है लिक्विड पे, तो उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। एक्सटर्नली जो प्रेशर होगा वो ये, यहाँ से मैं पकड़ के इसको दबा दूं, ये एक्सटर्नल प्रेशर होगा। अगर यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर में लगाऊं यानी ये पकड़ के दबा दूं, तो ये जगह कम हो जाएगी, और आपके पास जो गैस है यानी वेपर है वो लिक्विड वापस बन जाएगा। तो वेपर प्रेशर तो कम हो गया। अगर आपके वेपर्स लिक्विड बन गए, वेपर कम हो गए। जब कम वेपर है तो प्रेशर भी कम लगाएंगे। तो बहरहाल इंक्रीज इन प्रेशर या इंक्रीज ऑफ प्रेशर गलत है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ये दुरुस्त है। नेक्स्ट आपसे कहा हुआ है, मैं सारे समझा भी रहा हूँ आपसे, यहाँ पर कहा इंक्रीज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर वो इंक्रीज हो गई तो गैस तो पहले ही लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, और लिक्विड वो सॉलिड बन जाएगा। तो इस वजह से ये भी गलत है। और इंक्रीज इन द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आपके पास अगर फॉर एग्जांपल पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं या आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड ज्यादातर लिक्विड नहीं होते, तो हम पोलर कोवलेंट की फॉर एग्जांपल बात करें, उनके पास पोल्स होते हैं। पोलैरिटी का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर उनपे है, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो अगर वो बढ़ गया तो ये तो आयनिक कंपाउंड की तरफ जाएंगे। और आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं या उन जैसे मिलते जुलते, उनके पास इट सेल्फ वेपर प्रेशर तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर सॉलिड्स होते हैं। और अगर आएगा भी तो बहुत हाई टेम्परेचर पे आएगा, तो यहाँ पर ये फिर भी गलत ही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर।
नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाए। द फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन, फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप कोई सब्सटेंस लें, उसको आप हाई प्रेशर दें या लो प्रेशर दें, फ्रीजिंग पॉइंट उसका सेम रहना है। जिस टेम्परेचर पे उसने फ्रीज होना है वो सेम रहना है। आप उसका वॉल्यूम कम लें, एक गिलास लें या एक जग लें या एक टैंक लें, अगर पानी ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होना है तो आपका ग्लास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या पूरा टैंक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वो जम जाएगा। लेकिन उससे बाद या उससे पहले तो जमा ही होगा, लेकिन 0 डिग्री के आगे जाते हैं 1-2 डिग्री तो जमेगा नहीं, चाहे वो एक गिलास हो या बड़ा सा टैंक ले ले। नेचर ऑफ लिक्विड की बात हो तो हर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका टेम्परेचर ही दुरुस्त है, तो डायरेक्ट जो आपका करेक्ट ऑप्शन है उसको मार्क करना है। नेक्स्ट आपसे क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, ये याद करना है, 101325 पास्कल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ये याद करना है, ये ड्यूरिंग लेक्चर आपको समझाया हुआ है, सिखाया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा ऊपर पे ये भी बात करूं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg या 760 टॉर के बराबर भी होता है, ये सब आपको याद करवाया हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाए फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा बॉइलिंग पॉइंट, ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट था, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें से कौन सा बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं करता? यानी मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना है, यहाँ पर कराची में बैठ के आप पानी बॉईल करेंगे तो उसका एक अलग टेम्परेचर होगा। पहाड़ों पे जाएंगे जहां पर आपके पास प्रेशर लो होता है, जहां पर टेम्परेचर भी लो होता है, वहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। तो आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है ये जाहिर है, मैंने कहा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाता है। तो पहला है इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर आपके पास लिक्विड है, लिक्विड ही तो बॉईल होगा ना, सॉलिड थोड़ी बॉईल होगा। लिक्विड है, उसको आप बॉईल करना चाह रहे हैं, तो लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगी तो देर से बॉईल होगा। लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगी तो वो जल्दी बॉईल हो जाएगा। पानी आपके पास एक बर्तन में रखा है, एक बर्तन में आप ऑयल रख दें, पानी देर से बॉईल होगा, ऑयल जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स पे बिल्कुल डिपेंड करता है। आपसे किससे अफेक्ट नहीं हो रहा, तो एक्सटर्नल प्रेशर पे आते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर से भी ये अफेक्ट हो रहा है। मैंने कहा पहाड़ पे जाते हैं वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, और यहाँ कराची सी लेवल पे है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर कम और ज्यादा होने पे बॉइलिंग पॉइंट फर्क हो जाता है। सब्सटेंस पानी सेम है, आप कराची से पानी की बोतल भर के लेके जाएं और पहाड़ पे किसी भी पहाड़ी इलाके पे ले जाएं, आप गिलगित चले जाएं, कोई भी आप इस तरह इस जगह पे चले जाएं, तो वहां पर आपके पास वही सेम पानी डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा होगा। नेक्स्ट पे आ जाए, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। अगर हम इनिशियली टेम्परेचर पानी का गर्म ही लें, आप डिस्पेंसर से पानी भरते हैं गर्म और उसे बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रखते हैं, जल्दी बॉईल हो जाता है। डिस्पेंसर से पानी ठंडा निकालें, उसको बॉईल करने रखें, वो देर से बॉईल होगा। कभी जिंदगी में नूडल्स बना के अगर खाए हो तो आप गर्म पानी डालते हैं, उसमें नूडल्स बनाते हैं और फिर उसको चूल्हे पे रखते हैं। कोई बेवकूफ ही होगा कि ठंडा पानी डालेगा उस पर नूडल्स डाल के फिर पकाएगा। बहरहाल टेम्परेचर प्रेशर पे अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ लिक्विड पे आ जाए, नेचर ऑफ लिक्विड में भी जाहिर है आपके पास डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब मैं पानी रख रहा हूँ और साथ ही साथ आप कोई तेल रख दें, कुकिंग ऑयल रख दें, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है। नेचर ऑफ लिक्विड पोलर और नॉन पोलर के हिसाब से बात हो रही है। तो पोलर होगा, अगर पोलर है तो उसके दरमियान बॉन्डिंग इतनी खास नहीं है, तो पोलर लिक्विड्स आपके जल्दी बॉयल हो जाते हैं। नॉन पोलर लिक्विड्स, बल्कि पोलर लिक्विड्स उल्टा बोल लो, देर से बॉयल होते हैं। नॉन पोलर लिक्विड्स जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि नॉन पोलर जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, नॉन पोलर में आपस में ये फोर्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर नहीं होती, लेकिन जो पोलर होते हैं जैसे पानी हो गया या और कोई दूसरे लिक्विड हो गए, उनके दरमियान ये फोर्स होती है, इसको ब्रेक करना पड़ता है। तो बहरहाल नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इस पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड का मतलब ये है कि आपने पहले एक टेम्परेचर लिया पानी का, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद आपने वहीं पे उसी पानी का दूसरे जगह पर दूसरे गिलास में लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होना है। तो आप इनिशियल टेम्परेचर कम रखें ज्यादा रखें, क्योंकि उसने इवेंचुअली देर से
एक ने देर से एक ने जल्दी बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा। अगर पानी ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होना है, तो आप चाहे बर्फ जमी भी उठा के बॉईल करना शुरू कर दें, वो भी 100 पे ही आके बॉईल हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डज नॉट अफेक्ट जो लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट पे आ जाए। द मोबिलिटी ऑफ लिक्विड इज लेसर देन, मोबिलिटी यानी एबिलिटी टू मूव लिक्विड की, इट इज लेस देन गैसेस। गैसेस जल्दी आपकी ट्रैवल करती हैं, और जो लिक्विड है वो देर से ट्रैवल करते हैं। आपके पास सॉलिड ज़ाहिर ट्रैवल ही नहीं करते। एक जगह पड़े, एक जगह पत्थर रखा है, सालों सालों ही पड़ा रहेगा। आप बिस्तर पे लेटे हैं, बिस्तर पे लेटे पड़े रहेंगे 24 घंटे, जब तक कोई आपको उठाए ना। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा आपके पास हाई कंडेंस्ड गैसेस है आयनिक फॉर्म में, तो इनकी मोबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू गैसेस। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तो वो हाई कंडेंसेट, वो आपके उसकी और कम होती है। तो बहरहाल आपके पास करेक्ट ऑप्शन है गैसेस। 7 पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी इनमें से कौन सा है जिसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, अगर मेल्टिंग पॉइंट फर्ज करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वो फौरन मेल्ट हो जाएगा। जो शार्प नहीं होते उनकी रेंज होती है कि 195 से 205 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेल्ट हो जाएंगे, उनकी रेंज होती है। तो यहाँ पर आपके पास जो एग्जांपल्स गिवन है, प्लास्टिक, रबर, गैसेस, डायमंड, ये सारी एग्जांपल्स गिवन है। तो आपकी प्लास्टिक, रबर, गैस, गैस नहीं ग्लास है, प्लास्टिक, रबर और ग्लास। तो प्लास्टिक हो, रबर हो, ग्लास हो, ये सारे के सारे आते हैं अमॉर्फस सॉलिड में। और जो चौथा गिवन है डायमंड, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई हुई है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, और एमॉर्फस के शार्प नहीं होते। तो यहाँ पर डायमंड करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट पे आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इनमें से कौन सा सबसे लाइटेस्ट है। सबसे हैवी सॉलिड, उससे कम हैवी लिक्विड, उससे कम हैवी गैस, और सबसे लाइटेस्ट प्लाज्मा होता है। क्यों? क्योंकि गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, आयनिक फॉर्म बना दें, हाई टेम्परेचर पे ले जाएं, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास तो नहीं रहा, तो आपके पास सबसे लाइटेस्ट होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट आ जाए। द लिक्विड मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड आपके पास है, ये लिक्विड सारा है, इसके मॉलिक्यूल सरफेस के लीव कर रहे हैं। तो द लिक्विड मॉलिक्यूल लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इवेपोरेशन प्रोसेस, बिकॉज इवेपोरेशन में क्यों लीव करते हैं? क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाती है, तो एनर्जी इज हाई, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आ जाए। द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्रेशर इंक्रीजेज। कैसे? आपके पास डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मैंने पढ़ाया था, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मास कांस्टेंट रख दूं, वॉल्यूम कम करूंगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। लेकिन वॉल्यूम कम कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर, या चले तो यूं कर लें कि आपका वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर वॉल्यूम कम करूंगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो मतलब यही है। तो वॉल्यूम कम करने से मेरा प्रेशर इंक्रीज होता है, जाहिर है डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज कब होती है? जब आप उसका वॉल्यूम कम करते हैं। इस कमरे के अंदर जितनी भी एयर भरी हुई है, जाहिर है गैस है, इसको अगर मैं इतने से बक्से में डाल दूं तो इसका मतलब मैंने उसकी डेंसिटी बढ़ा दी। इस कमरे में जो गैस फैली हुई है उसकी डेंसिटी निकालूं, और एक उसी गैस को एक छोटे से डब्बे के अंदर बंद कर दूं, तो मैंने क्या किया? डेंसिटी बढ़ा दी है। डेंसिटी कैसे बढ़ाई? इस कमरे का वॉल्यूम लें और इतनी छोटी सी डिबिया ले लें, तो वॉल्यूम आपने श्रिंक किया है, कम किया है। ये बात आपने थ्योरी में इस चैप्टर में पढ़ी भी है कि गैसेस का अगर आपको वॉल्यूम कम करना है तो डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। और वॉल्यूम जब कम होगा तो कैसे कम होगा? जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे। इस छोटे से डब्बे में डालने के लिए मुझे इस कमरे की हवा को, गैस को प्रेशर से ही भरना पड़ेगा ना। आप गुब्बारे में फूंक मार के हवा भरते हैं,
तो क्या करते हैं, गुब्बारे के अंदर वैसे बाहर हवा मौजूद नहीं है क्या? मैं गुब्बारा लेके आऊं क्लास के अंदर यूं पकड़ के रखूं, क्या वो अपने आप भर जाएगा? आपको उसमें फूंक मारनी पड़ेगी। बेसिकली आप उसमें प्रेशर से हवा इंसर्ट कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ाते वॉल्यूम आपका ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ पर बहरहाल अब दिमाग में अगर किसी के आता है कि हम गुब्बारे के अंदर तो वॉल्यूम बढ़ा रहे, हम गुब्बारे के अंदर वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे, हमने जो ऑक्सीजन या एयर इनहेल की है उसका वॉल्यूम श्रिंक कर रहे हैं और गुब्बारे के अंदर डाल, जितनी हमने हवा इनहेल की है अपने लंग्स के अंदर और जितनी हम उसके अंदर डाल रहे हैं वो हवा इस कमरे के बराबर इतने से गुब्बारे के अंदर भी आ सकती है, अनटिल अनलेस गुब्बारा फट ना जाए। तो ये गुब्बारा फटेगा वो ये बाहर चली जाएगी। बहरहाल दैट इज नॉट रेलिवेंट। पॉइंट यहाँ पर वापस आ रहे, लास्ट एमसीक्यू है, द डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस जब आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा नहीं, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम भी गैस का इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपने अभी पढ़ा है कि डेंसिटी डिक्रीज होती है गैस की। वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा गैस का तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे आपके नन ऑफ दीज वगैरह, बाकी तो है ही गलत। तो करेक्ट ऑप्शन ये आपके पास सिंपल 10th एमसीक्यू था लास्ट। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स में इस चैप्टर के सारे करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर जितना भी आपके पास सेक्शन बी सी और डी है, इसमें सेक्शन बी और सी आपको असाइनमेंट भी दिया था और मैं क्लास में ऑब्वियसली डिस्कस किया होगा, नहीं किया तो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं होगा। न्यूमेरिकल सेक्शन डी के मैं सारे पढ़ा चुका हूँ, एक एक सवाल हमने इसको सॉल्व किया है। तो बहरहाल यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन